नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 22 सितंबर 2022 के प्रथम पारी में पूछी गई जो 9 से 10-30 वाली शिफ्ट है। इस शिफ्ट में पूछी गई 45 में से 43 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं। आंसर सही देखने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम से जरूर एंड तक बने रहना है। काफ़ी कुछ सवाल यहाँ पर भी रिपीट हुए आज प्रथम पारी में भी। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। देखिएगा सवाल नंबर 1, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। बार बार मैंने इस सवाल को एक्स्ट्रा फैक्ट में ऐड किया था जब आपके पूछा गया था कि शुरुआत में कितनी भाषा थी, और लगभग 5 से 6 बार ये एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ कि जो बाद में भाषाएं ऐड की गई वो किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए और कब की गई हैं। तो इसमें आपकी जो 4 भाषाएं ऐड की गई हैं वो लास्ट में की गई थी, जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ है। हालांकि स्टूडेंट ने बताया कि 2003 ऑप्शन में नहीं था, इसके बावजूद 2004 विकल्प दे रखा था, तो वो आप करेक्ट कर सकते हो। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में ये 4 भाषाएं बोडो डोगरी मैथिली संथाली ऐड की गई। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, उसके बाद जो 15वीं भाषा ऐड की गई है वो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में की गई। जो भाषा थी वो सिंधी थी। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ। इसमें 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया है। इसी प्रकार लास्ट यहाँ पर 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2003 में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अगला सवाल है यहाँ पर कौन सा अपवर्तन का उदाहरण है। ये विकल्प थे मोबाइल, चश्मा, घड़ी, रेडियो। इजी वन हो जाएगा, चश्मा है पारदर्शी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट अभी तक भी जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है। फिर आप कहते हो कि आते हुए इतने सवाल मैंने गलत कर दिए, मेरे को ये सवाल आ रहा था और मैंने गलत कर दिया, क्योंकि आपने वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की, स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी नहीं की। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से आप जुड़कर अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके। अब यहाँ पर 360 डील चल रही है जिसमें आपको टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करना है। 324 रुपये में इसको ग्रैब कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का खासियत क्या है कि 1 वर्ष की वैलिडिटी में जितने चाहिए एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट लगाइए। 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर एक ही पास में अवेलेबल हो जाते हैं, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टीटीजे के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट रहते हुए आप एनरोल कर सकते हो। अगला सवाल है त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रिपीटेड है, केरल में मनाया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। लाला लाजपत राय। एल्निनो जलधारा कितने सालों के अंतराल पर घटित होती है। एल्निनो जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये 2 से 7 वर्ष, फिक्स नहीं है कि 2 वर्ष के बाद होगी, 3 वर्ष के बाद होगी, अलग अलग हैं। 2 से 7 साल के अनियमित अंतराल पर ये घटित होती है और ये रहती है 9 से 2 साल तक। ठीक है, और ये दोस्तों कहाँ पर है, जैसे कि प्रशांत महासागर में कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, जो इक्वाडोर, चिली, पेरू जैसे देशों के आसपास तटीय इलाका है ना, वहाँ पर। आर्टिकल 243 में पंचायतों की अवधि कितनी वर्णित है। तो पंचायतों की अवधि के बारे में 5 वर्ष की बात की गई है। यहाँ पर आप आर्टिकल 243 देखेंगे कि प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के तहत जल्दी भंग न हो जाए उस केस में पहली बैठक से लेकर 5 साल तक ये पंचायत जारी रहेगी। अगला सवाल है यूनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेन सिंगल के उप विजेता कौन रहे हैं। तो उप विजेता लक्ष्य सेन रहे हैं। रिपीट सवाल है, यूनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन में विजेता रहे हैं विक्टर एक्सेल्सन। अगला सवाल यहाँ पर व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट गिव्स। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको आप हीट करेंगे तो वियोजन अभिक्रिया होगी। आपको मिलेगा क्या, ऑप्शन था बिना बुझा हुआ चूना। बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप बिना बुझा हुआ चूना कहते हो, साथ ही साथ CO2 गैस। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर वाशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पूछा है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु वाशिंग सोडा। अगला सवाल वे रिएक्शन जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं। अभिकारकों के मध्य आयन यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये रिएक्शन दे रखी है जहाँ से बार बार पूछा भी जाता है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान है, साथ ही साथ ये द्विविस्थापन तो है ही है, अवक्षेपण भी है। इसमें अवक्षेप कौन सा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 है। अवक्षेप का भी निर्माण होता है, आयन Ba+2 और SO2- है, जैसे कि यहाँ पर SO4 और Ba इनका आदान प्रदान हुआ तो द्विविस्थापन हो गई। नया सवेरा योजना में अल्पसंख्यक परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। तो नया सवेरा योजना से सवाल इस प्रकार पूछे गए हैं। पहले यदि आपने इसके बारे में डिटेल में जाना तो इसका आंसर कर सकते थे, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में एक में बताया भी है, आप देखेंगे। तो अल्पसंख्यक परिवार हेतु जो स्कॉलरशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप नहीं, जो फ्री कोचिंग दी जाती है UPSC वगैरह की तैयारी करने के लिए, A B C ग्रेड की वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए, और जो अल्पसंख्यक परिवार है ना, हर कोई नहीं, जिनकी आय 6 लाख से कम है वो इस योजना के लिए पात्र हैं। आप देखेंगे पूरा ये इनकी पात्रता का पूरा एक मापदंड है।
जो यहाँ पर दे रखा है, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित केवल वही अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत पात्र होंगे जिनकी सभी स्रोतों में कुल पारिवारिक आय 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, वे यहाँ पर पात्र होंगे। इसके बारे में और भी बताया गया है कितना कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कोचिंग कार्यक्रम में कोचिंग शुल्क जो अल्पसंख्यकों को दी जानी है वो अलग अलग, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये जो योजना है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 6 जो समुदाय हैं अल्पसंख्यक, कौन से, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी, इन वाले स्टूडेंट की जिनकी आय 6 लाख से कम है वो अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, वहाँ पर जॉब उस हेतु जो दी जाती है कोचिंग, बैंक, बीमा कंपनियों के साथ स्वायत्त निकाय सहित केंद्र और राज्य सरकार के जो ग्रुप ए बी सी जैसी सेवाएं हैं, इन हेतु जो स्कॉलरशिप नहीं, जो कोचिंग हेतु आपको अनुदान दिया जाता है और इससे संबंधित ये योजना है नया सवेरा। और इसमें कितना कुछ मिलता है, जैसे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रति अभ्यर्थी कोचिंग शुल्क है संस्थान के द्वारा यथा निर्धारित और 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अध्ययन, यदि कम भी है ना तो वो दी जाएगी, 1 लाख से अधिक नहीं दी जाएगी यदि सिविल सेवा की करते हैं। समूह क की सेवाओं के लिए यहाँ पर संस्थान के द्वारा यथा निर्धारित और 50,000 से अधिक नहीं दी जाएगी। और प्रति छात्र प्रतिमाह वजीफे की राशि, तो इसमें 2500 रुपये प्रतिमाह भी दिया जाएगा, भोजन है आवासीय कार्यक्रम के लिए। और इसी प्रकार तकनीकी आप करते हो उस केस में 50,000 तक आपको दी जाएगी कोचिंग शुल्क, और 2500 रुपये यहाँ पर नहीं दिए जाने हैं। तो 6 महीने 9 महीने की अवधि भी रहती है, कब तक आपको दिए जाने, ये पूरी योजना है। नेक्स्ट सवाल, क्योंकि इससे बार बार सवाल आ रहे हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया। वैज्ञानिकों ने हाल में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का प्रदर्शन किया। ये किससे मिलकर किया है, तो ये डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने 100 किलोमीटर दूर 2 शहरों के बीच में, इससे पहले सवाल पूछा गया था कि डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर कौन से सिटी के मध्य 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का प्रदर्शन किया, तो वो 2 सिटी है प्रयागराज और विंध्याचल, इनके मध्य ये परीक्षण किया गया है। किस तत्व का प्राकृतिक अपरूप सबसे कठोर है, तो कार्बन के अपरूप है हीरा, जिसका सबसे कठोर होता है अपरूप कार्बन का। डोबेरेंजर त्रिक संबंधित गलत कथन है, तो डोबेरेंजर के 3 जो ट्राइड्स हैं, लीना, कासरबा, कलबरी, ठीक है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये जो 3 ट्राइड्स हैं बार बार आपको पूछा जा रहा है, इनसे संबंधित हैं। 2 विकल्प में तो 2 ट्राइड्स दे रखे थे, 2 विकल्प में इनकी डेफिनेशन से संबंधित, प्रथम और अंतिम तत्वों का परमाणु भार का औसत है ना वो तीसरे के बराबर, बीच वाले के बराबर होता है। तो एक था कि घटते क्रम में व्यवस्थित है, तो गलत स्टेटमेंट इजीली आप सेलेक्ट कर सकते थे। एक सवाल, ये डायग्राम आपको एग्जैक्टली यही डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको सेल वॉल सबसे ऊपर है, फिर सेल मेम्ब्रेन नीचे वाली है और बीच में जो वॉल्क्यूल रिक्तिकाएँ हैं, रूट हेयर है, साइटोप्लाज्म, ये सभी दर्शाए गए थे। पूछा था ये किसका डायग्राम है, तो ये दोस्तों जड़ का है, जड़ की कोशिका की रूट हेयर है, जड़ में भी जो जड़ वाले बाल हैं ना उनकी सेल है कोशिका किस प्रकार है। परजीवी पादप कौन सा है, तो अमरबेल एक विकल्प था, एक्स्ट्रा फैक्टर मैंने बताया भी है, परपोषी पादप से भोजन प्राप्त करते हैं ये। समान रासायनिक गुण वाले तत्व कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी, ये आपके हो जाएगा नाइट्रोजन और पोटेशियम नहीं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ग्रुप 15 के एलिमेंट है। नेक्स्ट वाले है महाधमनी, आपको ये डायग्राम दे रखा था जिसमें 2 चीज इनकी थी, एक ए करके एक बी करके पूछा था, नाम नहीं दे रखा था कि भाई ए महाधमनी है, बी ये आपके शिरा है या फिर आलिंद है, नीले है, डायरेक्टली आपको पूछ लिया था ए का क्या कार्य है, बी का क्या कार्य है। तो ये इमेज आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ होती हैं आपके, लंग्स हो गया या फिर हार्ट हो गया, इन सभी में। तो ये आप देखेंगे आपको ए दे रखा है, तो ए तो महाधमनी है, इस प्रकार स्टूडेंट बताएं कि वो महाधमनी था और आपके फुफ्फुस सिराए था, पल्मोनरी वेन था और एरोटा था। तो इन दोनों का मैं आपको कार्य बता देता हूँ। बाकी यहाँ पर जो ब्लड एंटर करता है ना लंग्स से, वो यहीं बी के रास्ते से आता है, यानी लंग्स से जो सबसे पहले हार्ट में आएगा वो किसके माध्यम से आएगा, फुफ्फुस सिराए पल्मोनरी वेन के माध्यम से आएगा। शुद्ध रक्त आएगा, कहाँ पर आएगा, बायां आलंद है वहाँ पर आएगा, और ये एकदम पहले रिलैक्स अवस्था में रहता है, और फिर जैसे यहाँ पर ब्लड आ जाता है तो ये सिकुड़ता है, बायां नीली में ब्लड चला जाता है। इसी प्रकार ये ब्लड महाधमनी से होता हुआ आपके सभी अंगों में जाएगा, ठीक है।
जितने भी आपके टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ तक आपका शुद्ध रक्त जाता है। तो एक महाधमनी का भी पूछा है। महाधमनी क्या होती है? सबसे बड़ी धमनी आप कहते हो वो महाधमनी है। फिर महाधमनी आगे विभक्त होती है धमनिया में, और धमनी में कैसा? शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त है जो हृदय पंप करता है, जो आपका बायां आलिन से होता हुआ, बायां निले से होता हुआ, महाधमनी से होता हुआ बाकी सब टिश्यूज़ तक जाता है। तो महाधमनी का यही कार्य है, शुद्ध रक्त को आगे टिश्यूज़ तक भेजना एरोटा का कार्य है। एक तो आपके पल्मोनरी वेन का कार्य, फुफ्फुस शिरा आपको दे रखा है, पल्मोनरी वेन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली फुफ्फुस शिराएं क्या करती है? शुद्ध रक्त लंग से आपकी हार्ट में आता है, वो फुफ्फुस शिराओं में माध्यम से आता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, वोल्ट 10 टाइम 10 सेकेंड 2 एम्पियर धारा, तो हीट बराबर एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई स्क्वायर आर टी से आपको करना होगा। तो टी आपको 10 सेकंड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आई आपको दे रखा है 2 एम्पियर, आर है वो नहीं दे रखा है, हालांकि वी जरूर यहाँ पर दे रखा है। तो वी बराबर आई आर होता है, आर बराबर आप वी अपॉन आई कर सकते हो। बिल्कुल, वी आपको यहाँ पर 10 दे रखा है और आई दे रखा 2, तो आर आपका 5 ओम आ जाएगा, और आई स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4 गुणा 5 गुणा 10 सेकेंड है, इसको करेंगे तो आपके 200 के आसपास हीट जूल है वो आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की समय अवधि आयु कितनी होती है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आर्टिकल 124 का भाग 2 बताता है कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होती है जब तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की आयु है 62 ईयर्स। ध्यान रखना दोनों में अलग अलग है। ओजोन परत की मोटाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है? 2 विकल्प काफ़ी कंफ्यूज करने वाले थे। एक था कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर, एक था कि जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना उसको कम करके। तो दोनों ही कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है ओजोन की सांद्रता बढ़ाना, मतलब ओजोन होता है क्या है? O3। O3 बनता कैसे है? ऑक्सीजन से तो बनता है। जब O2 होता है, इस पे UV रे आती है तो वो क्या है? O में विभक्त हो जाता है OO, और वही O वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है? ओजोन बना देता है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी यहाँ पर ओजोन है सांद्रता बढ़ने वाली है, एक तरीके से ऑक्सीजन में वृद्धि से भी हो जाएगा। बाकी CFC का क्या कार्य? ये क्या करती है? ओजोन की सांद्रता को कम करती है। जब CFC होगी नहीं तो ओजोन की सांद्रता कम हो जाएगी, यानी क्षरण हो जाता है। तो ऑप्शन में था कि CFC को कम करके भी, मेरे को नहीं लगता है कि क्षरण ओजोन परत की मोटाई को कम करने का कार्य तो करती है, लेकिन CFC कम करके ओजोन परत की मोटाई बढ़ेगी थोड़ी, वो तो फिक्स रहने वाली है। उसकी मोटाई O2 से बढ़ सकती है, आई थिंक ये होना चाहिए। बाकी थोड़ा डाउटफुल है, आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या एग्जैक्ट होगा। ये भी पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस में कि ओजोन परत की मोटाई कहाँ पर ज़्यादा रहती है? तो भूमध्य रेखा के पास पद कम रहती है, ध्रुवों के पास मोटी रहती है, और ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन में। प्राकृतिक जल संरक्षण का क्या तात्पर्य है? जल संरक्षण का मतलब क्या है? थोड़े ऑप्शन उसमें घुमा फिरा के दिए गए थे, NCERT में आप देखेंगे जल संरक्षण के बारे में ये बताए गए हैं। जल संभर प्रबंधन में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, जल संरक्षण, भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधन पौधे एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिसमें पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा न हो। जल संभर प्रबंधन न केवल जल संभर समुदाय का उत्पादन एवं आय बढ़ाता वरन सूखे एवं बाढ़ को भी शांत करता है। तो विकल्प थोड़े नहीं मिले हैं, स्टूडेंट ने बताया, घुमा फिरा के थे। ऊर्जा का कौन सा परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत का मतलब बहुत पहले समय से आप, जैसे लकड़ी है, ठीक है, कोयला है, इनसे आप ऊर्जा प्राप्त करते थे बहुत पहले से। अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो भी परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी आ गए हैं। तो इनमें यहाँ पर दे रखा है जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। NCERT आप देखेंगे तो इसमें भी NCERT में जल विद्युत को है इन्होंने दे रखा है, परंपरागत में दे रखा है NCERT ने। तो हो सकता है जल विद्युत इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि थोड़ा बायोमास में कन्फ्यूजन हो रहा है। जल विद्युत है, परंपरागत में भी ले लेते हैं, गैर परंपरागत में भी लेते हैं, तो जल विद्युत करेक्ट होना चाहिए। और सौर ऊर्जा हो गया, NCERT में दे रखा कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा, समुद्र से 3 ऊर्जा दे रखी है, ज्वारीय, तरंग, महासागरीय, भूतापीय, नाभिक की ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत हैं। नेक्स्ट सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सवाल एग्जैक्ट ऑप्शन सहित मैं आपको बता देता हूँ, इसी टाइप से पूछा गया है। यानी जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होता, किस पर? यानी दर्पण पर, लेंस पर, ठीक है। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होता है, जो ऑप्शन में दे रखा है किस पर, ठीक है। निम्न में से कौन प्रकाश की समानांतर किरण बना सकता है? तो किस पर आपतित होगा? तो कि प्रकाश की
समानांतर किरण पुंज बन जाए, तो वो आपका एक तो अवतल दर्पण होगा और एक उत्तल लेंस होगा, उसमें आपके समानांतर किरण पुंज बनती है, बाकी में नहीं बनेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर 2021 में अर्जुन अवार्ड किस मुक्केबाज खिलाड़ी को दिया गया है? किस मुक्केबाज खिलाड़ी को दिया गया है? तो स्पोर्ट मुक्केबाज में जो अर्जुन अवार्ड मिला है वो सिमरनजीत कौर को मिला है। अर्जुन अवार्ड काफ़ी खेलों में दिया जाता है, मैं बता दूं इंडिविजुअल केवल एक खेल में जो अर्जुन अवार्ड दिया गया है ना, उन्हीं में से बार बार घुमाकर पूछा जा रहा है। एक में पूछा गया है कि अर्जुन अवार्ड सबसे अधिक कौन से स्पोर्ट में दिया गया है 2021 में, तो वो दिया गया है हॉकी में। एक एक बोले तो आपको पूछे तलवारबाजी में अर्जुन अवार्ड किसे मिला? भवानी देवी। मलखम्ब में किसे मिला है? हिमानी उत्तम परब को मिला है। एथलीट केवल एक एथलीट को मिला है, वो है अरपिंदर सिंह। कबड्डी में संदीप नरवाल को मिला है, ठीक है। पैरा बैडमिंटन में 2 जनों को दिया गया, एक उनमें भावना पटेल भी है, क्रिकेटर में शिखर धवन को। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस से। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को समूह को अलग करने वाला चैनल 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल से यहाँ पर सवाल ये बना है 10 डिग्री से। 10 डिग्री होता है छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यानी यहाँ पर शुरुआत होती है सबसे नीचे 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री, फिर इस साइड आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल आप देखेंगे ना, ये अंडमान और निकोबार के मध्य है। कार निकोबार और लिटिल अंडमान, इनके मध्य है 10 डिग्री चैनल। शुरुआत सबसे नीचे 8 डिग्री से होती है, तो आपको 8 डिग्री का पूछे ना तो आप कहेंगे 8 डिग्री चैनल है, सबसे नीचे 8 डिग्री से होती है ना, तो मालदीव देश है, ठीक है। मालदीव देश और किनके मध्य है? मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री पूछ लें तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कवारती से अलग करता है, या फिर ऐसे बोले कि मिनिकॉय से कल्पेली और सुहेली पार को अलग करता है, या फिर बोले कि मिनिकॉय से लेकाडीव द्वीप समूह को अलग करता है, वो सभी 9 डिग्री को ही कहेंगे। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। SBI का पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 से 1955 तक। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित है, फिर 1 जुलाई 1955 में इसका नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द थीम ऑफ वुमेन डे इन 2022? तो वुमेन डे जो 8 मार्च 2022 को मनाया गया, तो इसकी थीम पूछे 2022 की जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टमारो, इसकी थीम हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, ये पूछा है। वेयर बुद्धा गैव हिज फर्स्ट सरमन, तो ये दिया है दोस्तों सारनाथ में, सारनाथ उत्तर प्रदेश। एक सवाल है यहाँ पर, यदि विभवांतर 240 वोल्ट, धारा 8 एम्पीयर है, समानांतर क्रम में 10 वोल्ट के कितने बल्ब हैं वो जोड़ सकते हैं? समानांतर क्रम में पूछा है 10 वोल्ट के बल्ब कितने कनेक्ट होंगे? जब 240 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर और सप्लाई है 8 एम्पियर सेफली, यानी उससे ज़्यादा बल्ब करेंगे तो फिर वो फ्यूज़ को रिस्क रहेगा। तो आप डायरेक्टली इसको आंसर करिएगा, P बराबर कितनी वॉट की पावर है क्षमता झेल सकता है? 240 गुणा 8, और ये तो आपकी इतनी हो गई क्षमता। अब भाग देंगे 10 वॉट के कितने हैं, तो इसको आप 24 × 8 करके आंसर निकालेंगे। एक सवाल यहाँ पर पूछा गया न्यूमेरिकल का, I अगेंस्ट V ग्राफ शो 0.2, 0.1, 0.5, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब I और V के ग्राफ में तो R दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यदि R है तो फिर लास्ट में इन्होंने पूछा रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, इस प्रकार तो नहीं होगा, कुछ अलग आपको दे रखा है। शुरुआत में एक रेशियो दे रखा है, फिर दे रखा है कि वायर की तीनों वायर की लंबाई समान रहे, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी रेशियो दे रखा है, यानी ए का अनुपात आपको 1, 2, 3 दे रखा है तीनों वायर का। और आपको पूछा प्रतिरोध का अनुपात R बराबर ρL/A, आपको इसमें A का रेशियो दे रखा है, और बोल रहा है कि लंबाई समान रहे तो आपके प्रतिरोध का रेशियो क्या होगा। तो प्रतिरोध का रेशियो है, फिर ये क्या दे रखा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, I अगेंस्ट V ग्राफ है। अब हो सकता है ये आपको प्रतिरोधकता का रेशियो दे रखा हो, क्योंकि 3 अलग अलग वायर है ना जिसकी लंबाई समान है और प्रतिरोधकता का रेशियो दे रखा है। उस केस में आप R है वो प्रतिरोधकता की वैल्यू रखेंगे, लंबाई सेम रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे और रेशियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 51A जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं ना, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड हुए थे, 11वां बाद में हुआ था 2002 में। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या दर्शाता है? दक्षिण हस्त नियम है, राइट हैंड रूल है, वो इंड्यूस्ड करंट को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तर्जनी यानी जो इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे को आपस में यदि आप दाहिने हाथ को राइट हैंड के ये तीनों ही अंगुली, 2 अंगुली 1 अंगूठा को आप 90 डिग्री के एंगल पर रखते हो, तो जो इंडेक्स फिंगर है अंगूठे के पास की अंगुली वो दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को, और मध्यमा है चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दर्शाता है चुंबकीय बल की दिशा को। नेक्स्ट सवाल है, एक राशि का निश्चित अनुपात जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है।
जैसे वर्तमान में कैश रिजर्व रेशियो कितना है, ये हो जाएगा 4.5%। जो भी बैंकों के पास जितने भी नकदी है, करेंसी है, उसका 4.5% है वो आरबीआई के पास जमा रखेगी, और इसके बदले आरबीआई इसको कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं देते हैं। इंटरेस्ट मिलता है वो रेपो रेट पर मिलता है। तो यहाँ पर ये कैश रिजर्व रेशियो है, जो भी उनके पास नकदी है उसको कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास जमा रखती है। इसी प्रकार एक एसएलआर भी रहता है। कोई भी बैंक किसी को ऋण देती है ना, उसके लिए एसएलआर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी, जैसे कि 18% एसएलआर है वो 40% तक हो सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, बैंकों का बैंक या फिर अंतिम ऋणदाता है वो किसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक को कहा जाता है। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहेंगे, और कुछ स्टूडेंट बताएं कि माँ के गर्भ में जो शिशु है ना उनको पोषण कैसे मिलता है। तो माँ के गर्भ में शिशु है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है, भ्रूण के फॉर्म में रहता है, उसको पोषण मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से। जो भ्रूण की अवस्था है ना वो लगभग 3 महीने की अवस्था है, 10 वीक की अवस्था है, उसको गर्भावस्था में वो भ्रूण की अवस्था में, फिर भ्रूण 10 वीक के बाद कन्वर्ट हो जाता है, फेटस कहा जाता है उसे, गर्भ आप कह सकते हो। शुरुआत में होता है जाइगोट यानी युग्मनज होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट है वो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। 4 से 5 दिन में भ्रूण बनने वाली अवस्था आ जाती है। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो भ्रूण फेटस बन जाता है, और जन्म के समय फेटस नवजात आफ्टर 38 से 42 वीक के बाद वो नवजात हो जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबक के बाहर आपको पूछा है, तो चुंबक के बाहर है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, अंदर है साउथ टू नॉर्थ है। ये रिपीट हो रहा बार बार, इजी वन। 3 कार्बन युक्त कीटोन समूह वाला यौगिक कौन सा, 3 कार्बन होता है एसीटोन का, जो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये 3 कार्बन है। इससे आप कह सकते हो प्रोपेनॉन कह सकते हो, 2 प्रोपेनॉन, ठीक है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, अगर कुल राजस्व कुल लागत से अधिक हो तो कौन सा लाभ होगा। अब कुल राजस्व है यानी टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन है टोटल कॉस्ट से। तो रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है जो आपकी लागत है, इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है, और रेवेन्यू ज़्यादा है इसका मतलब आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको हो रहा है। और जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल रह जाए तब आपको नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। जब नॉर्मल प्रॉफिट में अवसर लागत की भी, अपॉर्चुनिटी वाली लागत है ना, उसकी भी बात आती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, आयुर्वेद डाटा सेट ऑन CTRI पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। CTRI पोर्टल आयुर्वेद का जो डाटा सेट है, CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया, ये पोर्टल है आयुष का, ठीक है, आयुष मंत्रालय का है, और ये डेवलप किया गया है जॉइंटली ICMR और CCRAS मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। एक सवाल स्टूडेंट ने बताया कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से एक सत्य स्टेटमेंट करके पूछा गया है। तो ये दर्पण फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला से एक सवाल था। इस प्रकार आपने 43 के आसपास एग्जैक्ट सवाल देखे आज जो आपके 22 सितंबर को प्रथम पारी में पूछे गए हैं। तो ये सभी सवाल हैं, इन सभी स्टूडेंट ने भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगना चाहता है तो टेक्स्ट बुक पर TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना। बाय बाय।